Hello everyone, my name is Sakancha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Student, UGC नेट NTA 2023 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसे आज हम एनालिसिस करेंगे। ये है पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो आज हम इसे एनालिसिस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास में अगर कवर नहीं होता है तो हम सेकंड क्लास लेके आएंगे, लेकिन इसे आज पूरा कवर करके ही रहेंगे। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अभी दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, मैचिंग करने के लिए है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी किसने लिखी थी, कि ये किसकी बुक है, तो ये रिंग्स की बुक है। ओके, ये रिंग्स की बुक है। उसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये हमें दिखाई देती है हर्बर्ट साइमन की बुक दिखाई देती है। ओके, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा यूनिट है उसके ही क्वेश्चन है, उन्हीं के थिंकर है, उनकी बुक है। ओके, सेकंड है, नेक्स्ट है द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन टू करेंट ट्रांसमिशंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो ये है, ये किसकी बुक है, तो ये है जेरोल्ड ई काइडेन। ओके, काइडेन की ये बुक है। ओके, फिर है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, तो ये हमें अल्टर मेयो की दिखाई देती है। देखिए, मैं ना आपके लिए एक ट्रिक के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जितनी बुक है उसको लेके आऊँगी। ओके, आने वाले क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो, इसकी बुक्स पूरी याद करना ही पड़ेगा हमें। ओके, फिर है लोक लेखा समिति की संरचना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है, तो ये सही विशेषता को व्यक्त करना है। तो ये है लोक सेवा समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है, तो ये है जो सही आता है। यहाँ पे देखो, लोक लेखा समिति में लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लोक सेवा के अध्यक्ष है, वो 15 प्रतिनिधित्व जो है, जो ये सदस्य चुनने में मदद करते हैं, मतलब भागीदारी देते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं। देखो, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि लोक लेखा समिति को कब गठित किया गया था, मतलब किस वर्ष, तो ये 1921 का वर्ष था और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से इसे गठित किया गया था। इसे मोट फोर्ट सुधार भी कहा गया है। लोक लेखा समिति का गठन प्रति वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के 308 के तहत किया जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार वार्षिक रूप से होता है। ओके, तो ये यहाँ पे दिया है कि जो निर्वाचन हमने देखा ना ऑप्शन में, थर्ड में सेकंड का जो ऑप्शन है वो यही दिखाई देता है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है, वार्षिक रूप से होता है। हाँ, ओके, इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष के अवधि के साथ 22 सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले बार भी, कितने सदस्य होते, तो इसके मतलब ये सेट में आया था, 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। ओके, तो ये लोकसभा से कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो 15 सदस्य शामिल होते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोला था, लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोक लेखा समिति के केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, केवल नहीं बोला है, केवल बोला है यहाँ पे, तो नहीं, यहाँ पे राज्यसभा के भी होंगे और लोकसभा के भी होंगे, तो ये ऑप्शन था हमारा। हाँ, ओके, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा 7 सदस्य शामिल होते हैं। ओके, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हाँ, 1 वर्ष का होता है। देखो, ये तीसरा ऑप्शन था जिसमें लोक लेखा समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं, जबकि 30 सदस्य नहीं शामिल होते, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य शामिल होते हैं, ये अनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 7 सदस्य शामिल होते हैं, कहाँ से, लोकसभा से, राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ओके, 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष बाद एक नया चुनाव होता है और सदस्यों को या तो बदल दिया जाता है या फिर से निर्वाचित किया जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन
देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। लोक लेखा समिति की संरचना निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है? तो हम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? नहीं, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के भी सदस्य यहाँ पे शामिल होते दिखाई देते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य द्वारा यहाँ पे शामिल होते हैं, मतलब के द्वारा चुने जाते हैं, है ना, 7 सदस्य। फिर लोक लेखा समिति अनुप्रतिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण मत प्रणाली के सिद्धांत पर वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है, तो ये सही है। फिर लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते नहीं, 22 सदस्य होते। फिर लोक लेखा समिति के किसी सदस्य को पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला था कि 1 वर्ष के बाद नया चुनाव होता है और सदस्य को या तो बदल दिया जाता है या फिर से निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पे बोला क्या नहीं किया जाता है, लेकिन किया जाता है ना। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे डीप एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। ओके, फिर है भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा है जितना कि वह पूर्व यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा था। देखो यहाँ पे बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतर उतना ही नाटकीय नहीं रहा है जितना कि पूर्व यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा था। अब है भारत ने वर्ष 2010 के दशक में चीन के जितने उच्च विकास दर प्रस्तुत किया, तो ये अनकरेक्ट है क्योंकि चीन के बराबर यहाँ पे विकास दर मतलब प्रस्तुत नहीं करी थी भारत ने। ओके, भारत 5वें स्थान पर दिखाई देगा, तो ये हमें करेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पे है स्टेटमेंट है कथन एक सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। असत्य। हम इसे डीप एनालिसिस करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतर उतना नाटकीय नहीं रहा है जितना कि वह पूर्व यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा था। पूर्व यूरोप के जो साम्यवादी मुक्त देश हैं जो काफ़ी डेवलप हुए थे, 2010 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था ने 10.3% की वृद्धि के साथ जबरदस्त वृद्धि जारी की थी, जबकि 2010 के दशक में भारत की विकास दर 8.6% थी सिर्फ, है ना। वर्तमान में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है। देखो इसको करंट से जोड़ना पड़ेगा, हमें करंट को देखना पड़ेगा कि अभी के टाइम में कितना विकास किया है हमारे भारत ने। ओके, कौन से स्थान पर है इसे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है जिसको हमें करंट के अकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा कि कितना विकास दर अभी हमने कितने देशों के साथ में किया है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये हुआ हमारा करेक्ट। उसके बाद में है सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये है ज्योतिबा फुले द्वारा ही यहाँ पे सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी। ओके, देखो ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये एक सुधारात्मक समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकार, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाई। इनके अलावा उन्होंने इनका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलित, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले महिला वर्ग की सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती थी। इनकी पुस्तक है सत्यकायच्या 1881 की है। ये बन सकती है क्योंकि भैया कभी ये बुक को नहीं इन लोगों मतलब ये बुक कभी नहीं आई थी, लेकिन ये बन सकती है। गुलामगिरी तो आती है 1873 की और तृतीय रत्न भी नहीं है, 1855 का है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत के जुड़ने का कालक्रमानुसार लगाए। तो मतलब इसे हमें लगाना है कौन से टाइम में कौन से संगठन, मतलब ईयर वाइज लगाना है। तो आंसर है बी पहला आएगा संयुक्त राष्ट्र, सेकंड है नाम। ओके, फिर है बी G77 और डी G20। इसे डीप एनालिसिस करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ओके, भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। ओके, 1945 में यह हस्ताक्षर करता है देशों के साथ में है। फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1975 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।
हाँ, भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। वहीं पे भारत नाम का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना इंडोनेशिया के बांटुंग सम्मेलन 1955 के दौरान की गई थी। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। फिर वहीं पे G77 यह संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। भारत इस समूह का सदस्य है। फिर G77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी। फिर G20 सितंबर 1999 में अस्तित्व आने के बाद ये G20 विश्व का सबसे शक्तिशाली वार्षिक मंच बन गया। इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। ओके, भारत 1999 इसका सदस्य बना। तो यहाँ पे हमने देखा 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना। फिर G77 दिखाई देता है 1961 में, 1964 में। फिर G20 दिखाई देंगी 1999 में और 1945 में फिर नाम दिखाई देता। मतलब ये ऐसे संगठन है जो हमें ईयर वाइज दिखाई देते और ये वेरी इंपॉर्टेंट आते ही है क्योंकि इसका ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो जितने भी संगठन है उसे पूरा डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बार बार पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने भारत में किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये जन सुनवाई। ओके, तो क्या है ये? मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नीति निर्माण में सामाजिक आंदोलन गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? सामाजिक आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों का ये भूमिका का उत्कृष्ट उदाहरण। इसकी स्थापना 1 मई 1990 में राजस्थान के सुदूर गाँव में गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए सहभागी लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मिशन की स्थापना की गई थी। यह बहुत कम जमीनी स्तर के संगठनों में से एक है जिसे लोगों को जुटाने और सरकारी प्रदर्शनों में और जन सुनवाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये हमें दिखाई देता है क्योंकि मजदूर लोग को इकट्ठा करना और उन्हें जन सुनवाई में भागीदारी सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है MKSS। ओके, ये एक किसान शक्ति संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में। क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि स्थापना आ जाएंगी और उसका ईयर पूछ लेंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये किसानों से रिलेटेड है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है? यहाँ पे हमें देखना है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव देना। सेकंड है यह जांच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुसार धन का समुचित व्यय किया गया है क्या। फिर CAG की रिपोर्ट की इस दृष्टिकोण से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया है क्या। उस प्रारूप का सुझाव देना जिसमें प्राक्कलनों को संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमें दिखाई देता है। इसका आंसर है सी। अब देख लेते हैं, डीप एनालिसिस कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति का भाग कई कार्य नहीं है, तो इसमें जितने भी थे इसे हम डीप एनालिसिस करते हैं। ओके, देखो, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ओके, ये 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? लोकसभा से ये लिए गए हैं। इसका मतलब है राज्यसभा का कोई सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा अपने सदस्यों में से प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। ओके, जो लोकसभा है वही प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। इसका चुनाव एकल हस्तांतरित वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वे पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, प्रशासन में दक्षता मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव किया। ओके, तो ये गलत आएगा। और मतलब यहाँ पे क्या है, कार्य क्या बोले हैं इनके। हाँ, तो हम देख लेते हैं फिर कार्य को। सरकारी प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव देता है। और यहाँ ऑप्शन क्या था? प्रशासन में दक्षता। यहाँ प्रशासन में दक्षता है। ओके, ये प्रशासन में दक्षता है, यहाँ पे सरकारी प्रशासन में दक्षता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ये प्रशासन जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अगर सरकार जोड़ देते हैं, सरकारी प्रशासन है। हाँ, सरकारी प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया है। यहाँ पे सरकारी दक्षता में मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव। यह जांच करता है कि क्या पैसा अनुमान में निहित नीति की सीमा के भीतर अच्छी तरह से रखा गया है। और यहाँ पे यह जांच करते हैं कि प्राक्कलन में निहित
प्राक्कलनों में निहित, यहाँ प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुसार धन का समुचित व्यय किया गया है। और यहाँ है कि अनुमान में निहित पैसा अनुमान में निहित नीति की सीमा के भीतर अच्छी तरह से रखा गया है। तो यहाँ पे है, देखो यहाँ प्राक्कलन में निहित बोला है कि अनुसार धन को समुचित व्यय किया गया, लेकिन यह अच्छी तरह से रखा गया है, व्यय किया गया है। पैसा कहाँ यह जांच करता है कि पैसा अनुमान निहित में नीति की सीमा के भीतर अच्छी तरह से रखा है, कोई नीति के अंडर में रखा गया और वहीं इन्वेस्ट हुआ है, तो ये बात करता है। ओके, फिर है आगे का सुझाव देता है कि इसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किया गया है। ओके, यहाँ पे अनुमान में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे क्या है, उस प्रारूप का सुझाव देता है कि प्राक्कलन में संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन संसद में प्रस्तुत किया गया अनुमान देता है। यहाँ प्राक्कलनों को संसद में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहाँ पे है आगे ये सुझाव देता है अनुमान संसद में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि लोक सेवा से हम रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये दिखाई देता है। फिर है यह रिपोर्ट करता है कि क्या बजट अनुमान नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं, संगठनों, सुधार, दक्षता और प्रशासनिक सुधार को प्रभावित करता है, तो ये हमें दिखाई देता है। इसका क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे मतलब की पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे हमें सवाल, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो दिखाई देता है करेक्ट अनकरेक्ट। तो हमने देखा कि प्राक्कलन समिति में जो लोकसभा के सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, वही उन्हीं की भूमिका रहती है, कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और यह प्रशासन में, सरकारी प्रशासन में कैसी दक्षता और मितव्ययिता लाता है और पैसों को कैसे सही तरीके से निहित करता है। ओके, और संसद में कैसे प्रस्तुत करता है, यह रिपोर्ट करता है बजट अनुमान के अनुरूप अर्थव्यवस्था संगठन में सुधार लाता है। जो बजट बना है वो क्या अर्थव्यवस्था में, संगठनों में सुधार लाता है या दक्षता में, प्रशासनिक सुधार को प्रभावित करता है, इस बारे में यह बात करता है। ओके, तो ये हमें दिखाई देता है। अब देख लेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी, प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सदस्य थे, पहले कौन सदस्य है, ये नोट करना पड़ेगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। सही कथन को चुनना है हमें। ऑप्शन है समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है, संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनों में समाप्त नहीं किया जा सकता है। थर्ड है अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया गया है, प्रदर्शन और आग्रह, असहयोग और अहिंसक हस्तक्षेप। फिर है अहिंसक पद्धति का प्रयोग सफलता की गारंटी है, तो आंसर है थर्ड, मतलब डी, ए, बी और सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है, यहाँ पे है समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है, ये सही है। फिर है राजनीतिक अनिवार्य रूप से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने और किसी दिए गए समाज या समुदाय के भीतर संघर्षों को हल करने का की एक प्रणाली है। फिर संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनों में समाप्त नहीं किया जा सकता, हाँ किया जा सकता, तो ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे अहिंसक प्रदर्शन और अनुनय, असहयोग, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अहिंसक हस्तक्षेप। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है को हमने देखा कि जो समाज और राजनीति में संघर्ष है वो अपरिहार्य है। ओके, फिर संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को हिंसा ऐसी विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जा सकता है। वहीं पे बोला राजनीति में अनिवार्य रूप से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने के लिए दिए गए समाज समुदाय में के भीतर संघर्षों को हल करने की प्रणाली है। यहाँ पे क्या बोला है कि संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनों को समाप्त किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे जो हिंसा हो रही है उसी को समाप्त करने की बात की गई है। फिर अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया गया, जी हाँ, तो अहिंसक प्रदर्शन, आग्रह और असहयोग और अहिंसक हस्तक्षेप, ये भी सही है। फिर अहिंसक पद्धतियों का प्रयोग सफलता की गारंटी है, ये कोई गारंटी नहीं देता है, तो ये अहिंसक कार्रवाई की 3 पद्धतियों में है, वही हमने देखा, ये पद्धतियाँ हमें दिखाई देती है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास को हम 8 क्वेश्चन के साथ में एंड करते हैं। आने वाली क्लास में और भी हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।